नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत में दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता। फिक्की के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत का वर्ष 2021-22 में 315.72 मीट्रिक टन रहा खाद्यान्न उत्पादन। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का वैश्विक रसायन और उर्वरक बाजार का नेतृत्व करने के लिए भारत का अपना मॉडल बनाने का आह्वान। कहा, रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र भारत को बदल सकता है वैश्विक विनिर्माण केंद्र में। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि। अगस्त के महीने में सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का रहा। चावल, गेहूं, आटा, बाजरा, मक्का, दालें, दूध, प्याज इत्यादि की कीमतों ने निभाया अहम रोल। हिमाचल प्रदेश में अवैध भांग की खेती को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किया नष्ट। 1032 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से की जा रही थी भांग की खेती। 2 सप्ताह तक चला नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता भी है। भविष्य की जरूरतों व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाओं के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उच्च खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखने के लिए उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए भी देश सचेत है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने ये बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस में कही। देश में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता भी भारत में है। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में पूर्ण सफलता के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारी अगली पीढ़ियों के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ आने का आह्वान करता हूं और आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता भारत का मंत्र है। इस मंत्र पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भारत की नीयत यह है कि हम आत्मनिर्भर हों और हम सरप्लस भी हों, जिससे कि दुनिया को भी भारत से जो अपेक्षा है, हम खाद्यान्न और कृषि के क्षेत्र में उस अपेक्षा को पूरा करने की दिशा में सबके साथ सहयोगात्मक रूप अपना सकें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत के कृषि क्षेत्र ने 3.9% की विकास दर की महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी है। साथ ही हमारे कृषि निर्यात ने 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, जिसे हमें बढ़ाते जाना है। तोमर ने कहा कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 900 करोड़ से ज्यादा होने के अनुमान के साथ आहार की मांग में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे कृषि उद्देश्यों, पशुओं के लिए चराई भूमि और उर्वरक तथा आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए भूमि की अधिक आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि को प्राथमिकता दिए जाने के साथ देश में हाल के वर्षों में कृषि का काफी विस्तार हुआ है और हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देश के रूप में उभरे हैं। खाद्य घाटे वाले देश के से निर्यात केंद्रित राष्ट्र में बदलता गया। कोरोना महामारी के बावजूद भारत के कृषि क्षेत्र में 3.9% की विकास दर की महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी है। साथ ही हमारे कृषि निर्यात में 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसे हम और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 900 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान के साथ आहार की मांग में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे कृषि उद्देश्यों, पशुओं की चराई भूमि और उर्वरक तथा आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए भूमि की अधिक आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को प्राथमिकता दिए जाने के साथ देश में हाल के वर्षों में
कृषि का काफी विस्तार हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करना है। सरकार को 2024-25 तक मछली उत्पादन 220 लाख टन तक का बढ़ाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कृषि उड़ान योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए सहायता प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर व आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष लाभदायी है। इससे किसानों, फ्रेट फॉरवर्डर्स व एयरलाइंस को लाभ हो रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक मत्स्य पालन के क्षेत्र में 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश करना है। सरकार को 24-25 तक मछली उत्पादन 220 लाख टन तक बढ़ाने की उम्मीद है। अगले 6 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए के रूप में प्रोत्साहन के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए PLI योजना शुरू की गई है। कृषि उड़ान 2.0 योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पाद की आवाजाही के लिए सहायता प्रोत्साहन। कृषि उड़ान 2.0 देश भर में 53 हवाई अड्डों पर आज लागू है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के अनुरूप रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकता है। ये बात केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रसायन और पेट्रो रसायन सलाहकार मंच की तीसरी बैठक में कही। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग में देश के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पर्याप्त क्षमता है। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत को रसायनों और उर्वरकों के वैश्विक बाजार का नेतृत्व करने के लिए अपना खुद का मॉडल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कंपनियों और सलाहकार मंच से भविष्य की रणनीति बनाने का आग्रह किया, जो वैश्विक मांगों और संबंधित उद्योगों की उभरती जरूरतों के अनुरूप हो। भारत में चुनौती का सामना करने की क्षमता है, बस एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो परिणामों पर केंद्रित हो। डॉक्टर मांडविया ने जोर देते हुए कहा, आइए हम निर्णय लेने का अपना मॉडल बनाएं जो परामर्शी और बहुआयामी हो। इसमें भारत को अपनी घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी उपाय भी शामिल हों। उन्होंने उद्योग और शिक्षाविदों से अनुसंधान एवं विकास R&D में भागीदारी करने का भी आग्रह किया, जो इस क्षेत्र में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करें। उन्होंने कहा, हम रसायनों के लिए MSME जैसे विशिष्ट क्षेत्रों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को लक्षित कर सकते थे। हम कभी टोकन में सोचते ही नहीं है, हम हमेशा टोटल में सोचते हैं। हमारा प्लान सिस्टमेटिक होना चाहिए। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो मोदी जी ने तय किया कि भाई हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाए, देश का आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, उस वक्त देश कहां है, कहां होना चाहिए, उसके लिए सरकार को प्लान बनाना चाहिए। सरकार ने प्लान बनाया और बना रही है, ताकि एक विजन क्लियर हो, यही दिशा में जाना है। रास्ता बीच में से चेंज होता रहेगा, लक्ष्य एक ही होगा, क्योंकि समय के साथ नया इनोवेशन होगा, नया रिसर्च होगा, तो रिसर्च के आधार पर नई डिमांड होगी। और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में 2 सप्ताह तक चले नशीले पदार्थों को नष्ट करने के सबसे बड़े अभियानों में से एक के दौरान 1032 हेक्टेयर जमीन में अवैध भांग यानी गांजा की खेती को नष्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अवैध भांग की खेती के बारे में ठोस खुफिया जानकारी मिलने पर सीबीएन के अधिकारियों की कई टीमें गठित की गईं और उन टीमों को रवाना किया गया। सीबीएन के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी का सत्यापन किया और उसके बाद भौतिक सर्वेक्षण किए, जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक दायरे में फैली अवैध खेती का पता चला। इसके बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस के सहयोग से इस अवैध खेती को नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया।
इस अभियान के दौरान सीबीएन के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने के साथ साथ ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने की दो तरफा रणनीति अपनाई गई। शरीर और मन पर नशीले पदार्थों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करके सामुदायिक एकजुटता के तरीके को अपनाया गया। नशीले पदार्थों की वजह से युवाओं और बच्चों के भविष्य पर मंडराने वाले खतरे के बारे में बताया गया। ग्राम प्रधानों और सदस्यों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक दंड प्रावधानों के बारे में भी समझाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों द्वारा गांवों के आसपास अवैध भांग के बागानों को नष्ट करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ग्रामीणों ने सीबीएन अधिकारियों की देखरेख में सक्रिय रूप से इस अभियान में भाग लेकर अवैध खेती को नष्ट करने में सीबीएन के अधिकारियों की सहायता की। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले 244 स्टार्टअप्स में चुनिंदा 30 स्टार्टअप्स को सम्मानित किया। 30 स्टार्टअप्स में सबसे बेहतरीन 10 स्टार्टअप्स को फ्रांस के राजदूत ने 25 लाख की राशि प्रदान की, जबकि शेष 20 स्टार्टअप्स को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से 20 लाख रुपया देने की घोषणा की गई। स्टार्टअप सम्मान समारोह में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी और संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा के साथ फ्रांस के राजदूत मौजूद रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटी ऐप भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में नेटवर्किंग गतिविधियां, 30 स्टार्टअप की प्रदर्शनी, कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों पर चर्चा और यूनिकॉर्न के उद्यमियों की सफलता की कहानी पर भी चर्चा हुई। 30 में से 10 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको फ्रांस ने उनको चयनित किया और फ्रांस ने उनको 25 लाख रुपए देने की घोषणा की, 25 लाख, और उसमें से 20 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है उनको 20-20 लाख रुपए देने का घोषणा किया है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1986-87 = 100 माह अगस्त 2022 में प्रत्येक 9 अंक बढ़कर क्रमशः 1140 तथा 1152 अंकों के स्तर पर रहे। सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 7.74 और 7.36 अंक रहा। ये वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूं, आटा, बाजरा, मक्का, दालें, दूध, प्याज, हरी सूखी मिर्च, साबुत हल्दी, मिश्रित मसाले, सब्जियां और फल, गुड़ इत्यादि की कीमतों के कारण रही। विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न भिन्न रही। कृषि श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 3 से 15 अंकों की वृद्धि रही। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1312 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 898 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 3 से 17 अंकों की वृद्धि रही। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1301 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 951 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। राज्य स्तर पर कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में असम राज्य में अधिकतम वृद्धि प्रत्येक 13 अंकों की मुख्यतः चावल, गेहूं का आटा, सूखी मिर्च, सब्जियां और फलों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रही। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में भाव क्या रहा। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज के सौदों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसकी आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। एग्मॉक नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को प्याज का भाव रहा 650 रुपए, जो कि 20 सितंबर को भी 650 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 19 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 100 रुपए टूटकर 1200 रुपए हो गया।
इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 20 सितंबर को प्याज का भाव 200 रुपए की गिरावट के बाद 1000 रुपए से 800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 19 सितंबर को प्याज के सौदे 1500 रुपए पर हुए। 20 सितंबर को यहाँ इसका भाव 50 रुपए उछलकर 1550 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। मंडियों में सरसों के सौदे सुस्ती के साथ हुए। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,200 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 5,150 रुपए हो गया। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में 19 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,487 रुपए। 20 सितंबर को इसके भाव में 2 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज हुई और भाव हो गया 5,485 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 19 सितंबर को सरसों की खरीद 6,425 रुपए पर हुई। 20 सितंबर को यहाँ इसका भाव 25 रुपए लुढ़क कर 6,400 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। राज्य की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे 5,550 रुपए पर हुए, जबकि सूरतगढ़ मंडी में मंगलवार को सरसों का कारोबार 5,595 रुपए पर हुआ। देश में इस साल रबी सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,36,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 17 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हरियाणा में गाजर की बुआई कर ले, गाजर के खेत में निराई और गुड़ाई करें, गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। किसान प्याज की रुपाई कर सकते हैं, प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें, प्याज के खेत से घास फूस निकाल ले, प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यहीं कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें, कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रुपाई कर ले, किसान पत्ता गोभी की भी रुपाई करें। यही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर ले। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहीं ज्वार की बुआई करते रहें, ज्वार के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई कर सकते हैं, किसान लाल मिर्च की रुपाई कर ले। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है।
लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुसोग्लू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20 प्रक्रियाएं जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तृत रूप से बातचीत की। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को शह देने को लेकर चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया है। चीन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो करने के अपने फैसले का बचाव किया है। मुंबई की विशेष अदालत ने अमरावती में एक दवा व्यापारी की हत्या के मामले में NIA को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन और देने की मांग को मंजूरी दी है। अदालत में NIA ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से बिहार जा रहे JDU MLC दिनेश सिंह से पटना एयरपोर्ट पर आयकर विभाग की टीम ने लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। खबरों के मुताबिक JDU MLC दिनेश सिंह को पटना एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा गया था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हुआ। 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठ गया। हादसा कैसे हुआ फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के लिए गए 42 पर्यटक खराब मौसम के कारण फंस गए थे। एसडीआरएफ ने राहत और बचाव चलाकर सभी फंसे हुए यात्रियों को बचा लिया है। और अंत में हेडलाइंस पर एक बार फिर नजर डालते हैं। भारत में दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता। फिक्की के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत का वर्ष 2021-22 में 315.72 मीट्रिक टन रहा खाद्यान्न उत्पादन। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का वैश्विक रसायन और उर्वरक बाजार का नेतृत्व करने के लिए भारत का अपना मॉडल बनाने का आह्वान। कहा, रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र भारत को बदल सकता है वैश्विक विनिर्माण केंद्र में। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि। अगस्त के महीने में सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का रहा। चावल, गेहूं, आटा, बाजरा, मक्का, दालें, दूध, प्याज इत्यादि की कीमतों ने निभाया अहम रोल। हिमाचल प्रदेश में अवैध भांग की खेती को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किया नष्ट। 1032 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से की जा रही थी भांग की खेती। 2 सप्ताह तक चला नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।